दोस्तों, हमने फिल्मों में तो कई बार देखा है कि किस तरह स्पाइस इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए दुश्मन देश के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ मई के महीने में भारत में असल में सामने आया है। जी हाँ, जब डीआरडीओ के टॉप साइंटिस्ट में से एक को महाराष्ट्र एटीएस ने अरेस्ट किया है। इस पर वैसे तो कई सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई एक साइंटिस्ट को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर उसने जानबूझकर ये जानकारी पाकिस्तान को दी है। ऐसे कुछ सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो बनी रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिस आरडीओ साइंटिस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रदीप कुरुलकर, और ये डीआरडीओ में 1988 से काम कर रहे हैं, यानी कि 35 साल का एक लंबा करियर इसका था। और ये डीआरडीओ में ग्रेड एच साइंटिस्ट था, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। और अगर इसका इक्विवेलेंट हम यूनियन गवर्नमेंट में देखें तो हम कह सकते हैं कि वो एक एडिशनल सेक्रेटरी जितनी पावर रखता था। डीआरडीओ की इस वक्त देश भर में करीब 50 लैब्स हैं दोस्तों, जिसमें से पुणे की लैब का ये आदमी अरेस्ट से पहले तक डायरेक्टर था, और अब इस पोस्ट को अरेस्ट के बाद डॉक्टर मकरंद जोशी को दे दिया गया है। दी वीक में छपी रिपोर्ट में हमें कुरुलकर के बारे में ये भी पता चलता है कि वो आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स क्लस्टर का पार्ट था, और पुणे की ये लैब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कॉम्बैट सिस्टम्स डेवलप करने का काम करती थी। कुरुलकर के ऊंचे पद के कारण उसके पास भारत के न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति और ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में बहुत ही टॉप सीक्रेट जानकारी थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों की ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला सामने कैसे आया। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस को डीआरडीओ के ही एक मेंबर द्वारा सूचित किया गया था कि कुरुलकर पर उन्हें शक है, जिसके बाद कुरुलकर के बारे में काफी जानकारी पता चली और उनकी चैट्स भी सामने आई। पता चला कि कुरुलकर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के कांटेक्ट में थे, लेकिन इस लड़की ने अपना नाम ज़ारा दास गुप्ता बताया था। और सबसे पहले इसने सोशल मीडिया के जरिए प्रदीप कुरुलकर से संपर्क साधा। उसने कुरुलकर से कहा था कि वो इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश रेजिडेंट है जो लंदन में रहती है, और वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है। ये बात पिछले साल जून जुलाई के महीने की है, जिसके बाद से इन लोगों के बीच में काफी बातें होने लगी थी। इन चैट्स में भी सामने आया है कि कुरुलकर ने अथॉरिटीज को जो बयान दिया है उन दोनों में ही ये बात पता चली है कि इन लोगों के बीच में एक्सप्लिसिट तस्वीरें शेयर हुआ करती थी। लेकिन इस स्पाई ने कभी कुरुलकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया, हालांकि कई बार वो वीडियो कॉल भी कर चुके थे। इन चैट्स में भी ये सामने आया है कि कुरुलकर इस स्पाई से मिलने का प्लान भी बना रहा था, और उसने उसे बताया था कि वो किसी काम से रूस जा रहा है और फिर लौटते वक्त वो लंदन में उससे मिलेगा। लेकिन किसी वजह से वो ट्रिप कैंसिल हो गया। डीआरडीओ के एक ऑफिशियल ने एटीएस को यह भी बताया कि कुरुलकर को हमेशा ही अपनी पढ़ाई करने का शौक था, और इससे पहले भी वो कई औरतों से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मिल चुका है। अब उन औरतों में से भी क्या कोई स्पाई था, इसका पता अभी फिलहाल अथॉरिटीज लगा ही रही हैं। इन्हीं चैट्स में हमें ये भी पता चला दोस्तों कि अभी तक कुरुलकर ने उस एजेंट को क्या क्या जानकारी दी थी। इन चैट्स में अभी तक कुरुलकर और उस एजेंट के बीच में जो बातें हुई हैं उनमें से कुछ बातें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थी, जिसमें उसने बताया था कि भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं और वो दुनिया भर में कहां इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा इन चैट्स में भारत के टोटल मिसाइल काउंट, उसमें क्या टेक यूज हुआ है और वो किस तरह से अपग्रेड किए जा रहे हैं, ये भी जानकारी लीक की गई है। इसके अलावा अग्नि मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को लेकर भी काफी सारी जानकारी लीक की गई थी। जिस जगह कुरुलकर काम कर रहा था वो एक टेस्टिंग लोकेशन भी है, इसलिए उसके पास टेस्टिंग लोकेशन से लेकर प्लेटफॉर्म ट्रायल्स का एक्सेस था। वेपन सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज, रेंजेस और डिप्लॉयमेंट के बारे में भी काफी पुख्ता जानकारी थी। कुरुलकर ने कई मिसाइल सिस्टम्स पर डीआरडीओ के लिए काम किया हुआ है, जिसमें से एक आकाश भी है। दी वीक को एक फॉर्मर डीआरडीओ ऑफिशियल ने बताया है कि कुरुलकर की एक्सपर्टीज रोबोटिक्स में थी, जिस वजह से उसे एक डिफंक्ट ग्रुप जी-फास्ट यानी कि ग्रुप ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए भी हैंडपिक किया गया था। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि शायद ये एक बहुत बड़ी गलती है और कुरुलकर को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ में हनी ट्रैप और ऐसे कई स्पाई टैक्टिक्स से सावधान रहने के लिए रेगुलरली कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते ही हैं, और उसमें से एक तो कुरुलकर ने इस लड़की के कांटेक्ट में आने के बाद भी अटेंड किया था। कुरुलकर के केस में राजनीति ने भी एंट्री मारी है, क्योंकि कुरुलकर का संबंध आरएसएस से भी बताया जा रहा है। कुरुलकर की एक वीडियो है जिसमें वो आरएसएस के एक प्रोग्राम में सावरकर पर बोल रहे हैं, और वहां मोहन भागवत भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक इंटरव्यू में भी वो बता चुके हैं कि उनका परिवार पिछली कई जनरेशन से संघ के साथ जुड़ा हुआ है। दी वीक ने अपने आर्टिकल में ये जानकारी भी दी है कि मुमकिन है कि एक समय पर कुरुलकर आरएसएस के महाराष्ट्र संगठन मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी का पद होता है। यहाँ पर एक थियरी ये भी बनती है कि क्या कुरुलकर जानबूझकर आरएसएस के इतने करीब थे ताकि वो सरकार में और भी ऊंचे पदों पर पहुंच सके, और
और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ऐसा मुमकिन भी है दोस्तों, लेकिन जांच पूरी होने तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मैटर है। तो ये भी मुमकिन है कि इस केस की भी सभी डिटेल्स को कभी पब्लिक ना किया जाए। फिलहाल कुरूलकर का केस सामने आने के बाद 15 मई को ये भी पता चला है कि खुद को ज़ारा दासगुप्ता बताने वाली ये पाकिस्तानी एजेंट सिर्फ कुरूलकर के साथ ही कांटेक्ट में नहीं थी, बल्कि उसके एक एयरफोर्स के जेसीओ को भी अपने जाल में फंसा रखा था और उसके आईपी एड्रेस के कारण ये जानकारी एटीएस के हाथ लगी है। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुरूलकर को किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो अपनी मर्जी से ये सारी जानकारी उस पाकिस्तानी एजेंट को दे रहा था। इस रिपोर्ट में हमें यह भी पता चलता है कि हनी ट्रैप में फंसा कुरूलकर पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी एक डेंटल सर्जन है। इसके साथ ही कुरूलकर का एक छोटा बेटा भी है जो इस समय जर्मनी में है। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुरूलकर को अरेस्ट करने के साथ साथ उसके घर के सभी सेलफोन्स, कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क और दूसरे डिवाइसेस को भी जब्त कर लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल बनते हैं दोस्तों, जिसमें पहला सवाल तो यही है कि आखिर साइंटिस्ट को पकड़ने में इतना वक्त कैसे लग गया। ये सारी इंफॉर्मेशन किसी एनक्रिप्टेड सीक्रेट नेटवर्क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया एप्स पर शेयर की जा रही थी, लेकिन क्या कोई भी उसे मॉनिटर नहीं कर रहा था? क्या कुरूलकर के बिहेवियर पर किसी को शक नहीं हुआ? क्या ऐसे कोई रेड फ्लैग्स थे जो अपॉइंट करते वक्त सामने आए थे लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया गया? लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुरूलकर ने बाकी किसी के साथ भी जानकारी शेयर की है? जैसे ही हमने बताया कि कई औरतें उसे डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मिल चुकी हैं। आखिर उनका क्या उनके बारे में अभी तक अथॉरिटीज को कुछ पता नहीं चला है? क्या कुरूलकर खुद उन्हें अच्छे से जानता भी था या फिर अब वो देश छोड़कर चली गई हैं? इसके साथ साथ जांच का विषय ये भी है कि क्या ये व्हाट्सएप चैट्स वाली स्टोरी कुरूलकर और पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर बनाई गई है ताकि उसके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस ना लग सके? क्योंकि अभी तक जो हमने सुना है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कुरूलकर को हनी ट्रैप करके फंसाया गया है और उसने भूल में ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस औरत से शेयर कर दी। लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कुरूलकर बहुत पहले से ही पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे देश के लिए जासूसी कर रहा था, जिसका पता हमें बाद में चला है? कुरूलकर से पहले भी हमारे सामने रविंद्र कौशिक का केस आ चुका है दोस्तों, जो कि खुद एक रॉ एजेंट था और पाकिस्तान को लंबे वक्त तक सीक्रेट जानकारियां लीक करता रहा। अब क्योंकि इस केस में एक एयरफोर्स के ऑफिसर का भी नाम आ रहा है, तो क्या ऐसे कई और ऑफिसर्स भी हैं जिन्हें पाकिस्तान या किसी दूसरे देश ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? अभी तक फिलहाल डीआरडीओ ने और सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है जो कि समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके बाद अब बाकी स्पाइस को ढूंढने के लिए क्या जांच चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, आगे की अपडेट सेना और इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना तो अथॉरिटीज का काम है, लेकिन देशद्रोह और जासूसी बहुत ही संगीन आरोप है। आपको क्या लगता है इस क्राइम के लिए साइंटिस्ट को क्या सजा दी जानी चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।